हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो जो 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हम लोग दोपहर 2:30 बजे धुआंधार तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें अभी हमने क्लास 6 ज्योग्राफी जो है वो भी चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया है। जो भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक्स उसमें डिस्कस किए जाएंगे। एमसीक्यू और साथ में थियरी दोनों ही हमने स्टार्ट की है। एक वीडियो उसका आ गया है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने 2018 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे, 2019 के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो 51 नंबर से क्वेश्चन आज की वीडियो में हम देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपको बाइलिंगुअल में मिल रहे हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश का भी इशू नहीं होने वाला है आपके साथ, ठीक है। चाहे आप हिंदी से देखना चाहें तो हिंदी में देखें, इंग्लिश में देखना चाहें तो इंग्लिश में देखें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यदि आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखिए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप हमारा अगर चाहते हैं कि आपको जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिलते हैं तो उनका टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे और साथ में पीडीएफ वगैरह भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं, और लाइक करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या पूछ रहे हैं इसमें आपसे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए ज्योग्राफी से ही बना हुआ है। कह रहे हैं कि भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्वेश्चंस देखिए किस तरह से पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस करवा रहे हैं और उसमें परेशान है कि वही वाला करके जाएंगे तो फिर सीटेट आपके लिए नहीं बना है सॉरी, लेकिन एकदम हार्श शब्दों में बोलें तो यही बात है कि अगर आप वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस ही देखेंगे तो फिर सीटेट आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप ना क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, एनालिसिस करिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बनते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करिए, चाहे खुद से करिए चाहे किसी यूट्यूब के मतलब किसी यूट्यूब चैनल पे कर रहे हैं तो वहाँ से करिए, और आप हमारे साथ भी जुड़ के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ पॉइंट्स हैं। हमारा जो पहला विकल्प है कह रहे हैं कि भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। जब भी आपको सीटेट जैसे एग्जाम में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट मिले जिसमें बहुत ही एक्सट्रीम शब्द यूज़ किया गया हो, जैसे कि केवल, ठीक है, ये जो केवल शब्द है ना ये एक एक्सट्रीम शब्द है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर आपको ये दिखता है तो आप समझ लीजिए कि 99% चांस है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ठीक है। वहीं दूसरा देखिए कह रहे हैं कि भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो अब देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। विकल्प ए में कह रहे हैं कि ए सही है बी गलत है, दूसरा कह रहे हैं ए गलत है बी सही है, तीसरे में है ए और बी दोनों सही है, और चौथे में कह रहे हैं ए और बी दोनों गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ए भी गलत है बी भी गलत है। अगर हम इसकी डिटेल में व्याख्या देखें तो आपको समझ आएगा, व्याख्या हमने लिख के रखी हुई है, खुद से टाइप किया है। पहले तो ये देखिए मैंने पीडीएफ में ना जो आंसर की है वो भी डाल दिया हुआ है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना होने पाए। आप क्वेश्चंस देखिए, आंसर की से आंसर देखिए, और उसके बाद हमने ये देखिए व्याख्या वगैरह भी लिख के दे दी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। मतलब एक जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहते हैं तो देखिए अगर हम लोग देखें तो जो हमारी भूमि है ना उसका उपयोग केवल कृषि यानी खेती और जंगल के लिए ही नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप देखिए इसी में जो है मतलब जो हम लोग भूमि है इसी को तो अपने आवास के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग मतलब अपना जो आवास है वो आसमान में बनाने जाते हैं। तो अब देखिए आवास निर्माण यानी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए होता है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी हम लोग यही यूज़ करते हैं ज़मीन को ही। जो माइनिंग्स होती हैं वो भी ज़मीन से ही होती हैं, जो हम लोग पशुओं को चराने का काम करते हैं, मतलब आप देखिए किसी भी तरह का काम होगा तो हम लोग कहाँ करने जाएंगे, इसी ज़मीन पे ही तो करेंगे ना। तो पहला जो स्टेटमेंट था कि केवल कृषि के लिए यूज़ होता है वो तो अपने आप में ही गलत था, ठीक है। दूसरा देखिए कि जो भूमि का उपयोग है वो मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र की जो स्थलाकृति है यानी जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति मतलब क्या होता है टोपोग्राफी, तो कोई भी एरिया जो है उसकी जो टोपोग्राफी है जिसमें पहाड़ मैदान पठार ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम लोग देखें तो पहाड़ी ढलानों पर खेती करना कठिन होता है,
इसलिए वहाँ वन या सीढ़ीदार खेती अधिक प्रचलित होती है। वहीं आप देखिए जो मैदानी क्षेत्र हैं इनका उपयोग आमतौर पर एग्रीकल्चर के लिए, आवास और उद्योग के लिए होता है। हालांकि केवल स्थलाकृति ही एकमात्र कारक नहीं होती है, मतलब कि जिससे भूमि का उपयोग किया जाता है। इसमें और भी कारक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि हमारी मिट्टी, हमारी जलवायु। पता चला यहाँ की जलवायु हुई, आप जिस चीज़ का एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं वहाँ उसके हिसाब से जलवायु ही ठीक नहीं है। जल की उपलब्धता, पता चला आप धान की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको वहाँ पानी की ही उपलब्धता नहीं है, ठीक है। खनिजों की उपस्थिति, मानव कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी आदि। पता चला आपने खेती करने के बारे में तो सोचा, लेकिन वहाँ पे मजदूर ही नहीं मिल रहे हैं। जब मजदूर ही नहीं होंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप खेती कैसे कर पाएंगे। तो मेनली शब्द का जो प्रयोग है, स्थलाकृति वास्तव में एक प्रमुख निर्धारक है। इस वजह से ये कथन सही माना जा सकता था, लेकिन आप जानते हैं सीटेट ने इसका जो उत्तर दिया है वो क्या दिया है, ऑप्शन 4, यानी कि दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि भूमि उपयोग जो है वो मुख्यतः अपनी टोपोग्राफी के कारण ही नहीं यूज़ होता है, अन्य कारक भी उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वहीं आप देखिए तो जो भूमि का उपयोग है वो केवल कृषि के लिए नहीं होता है, उसमें माइनिंग भी होती है, उसको हम लोग रेजिडेंशियल के लिए यूज़ करते हैं, और साथ में पास्चर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, मतलब हर तरह की चीज़ें हम लोग भूमि में ही करते हैं। तो भूमि केवल और केवल एग्रीकल्चर का माध्यम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसको एक बार आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप खुद से एक बार पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है, ठीक है। यानी कि व्हाट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखिए, उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात या फिर जलवायु, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको इसी में से बताना है कि मृदा परिच्छेदिका की जो मोटाई है उसका निर्धारण कौन करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रिलीफ, यानी कि उच्चावच, ठीक है। ऑप्शन ए जो है यानी ऑप्शन 1 जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी व्याख्या की बात, तो ये देखिए रक्षक मेखलाएं, इन्हें अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो क्या कहेंगे, शेल्टर बेल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। तो रक्षक मेखला इसको अंग्रेजी में शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। इनका एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, हम लोग इनका क्यों, मतलब कि इनको क्यों बनाते हैं, तो आप अगर क्लास 8 की एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी गई हैं। तो सॉयल इरोजन को रोकने के लिए, सॉयल इरोजन मतलब क्या होता है, मृदा का जो अपरदन होता है, मिट्टी का जो कटाव होता है, उसको रोकने के लिए हम लोग से मतलब शेल्टर बेल्ट्स का निर्माण करते हैं। तो आप देखिए ये है क्या एग्जैक्टली, तो रक्षक मेखलाएं ये आश्रय पट्टियां होती हैं जो पेड़ और झाड़ियों की पंक्तियों को मिला करके बनाया जाता है खेतों के किनारे या तटीय क्षेत्रों में, ताकि जो हवा है ना, हवा की गति बहुत तेजी से ना हो। पता चला कि खेत में बहुत जोर से हवा आई और जो ऊपरी वाली मिट्टी थी, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उसको उड़ा ले गई। तो इस तरह की चीज़ें ना हो पाए, हवा का जो बहाव क्षेत्र है वो कम हो सके, इस वजह से ये खेत है तो इसके चारों तरफ क्या किया जाता है, झाड़ियों से या फिर पेड़ों की पंक्तियां लगा दी जाती हैं, ताकि मिट्टी का कटाव कम हो सके, ठीक है। और आप जानिए जो ये जो आप खेतों के इधर ये सब जो उगा देते हैं ना, इससे क्या होता है, मिट्टी थोड़ा मजबूत हो जाती है, उसका कटाव पानी वगैरह से भी थोड़ा कम होता है। अब देखिए खेत में जो है मेड़ लगाई जाती है, उसके पीछे का एक ये भी लॉजिक होता है। केवल यही एक रीज़न नहीं होता है कि आप मतलब आपका कौन सा है, आपके चाचा का कौन सा है, इसकी बॉर्डर नहीं, बॉर्डर की ही वजह से नहीं। अगर केवल बॉर्डर की बात होती तो लोग केवल एक धागा ही जो है बांध देते, एक उधर डंडी लगाते, एक इधर डंडी लगाते और एक धागा बांध देते कि देखो ये आपका बॉर्डर है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता, मेड़ बांधी जाती है। मेड़ क्यों बनाई जाती है, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके। तो वही चीज़ें हैं। आगे देखिए, पवन की गति यानी कि हवा का जो बहाव होता है उसकी रोकथाम कर मृदा के संरक्षण में भी इसका यूज़ होता है। और ये क्या काम करती है, तो पवन की जो गति है ना उसको क्या करती है, कम कर देती है। मतलब कि डायरेक्ट मिट्टी को पवन उड़ा न ले जाए, उससे हमारी खेत की मिट्टी को बचा के रखती है। अब अगर ऊपरी वाली जो परत है वो आप देखें कि उड़ जाएगी, उसका कटाव हो जाएगा, तो खेत जो है ना वो उतना उपजाऊ नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो भी आप खाद पांच डालते हैं वो स्टार्टिंग में तो ऊपर ही रहेगी ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो एकदम नीचे तुरंत चली जाएगी, और अगर नीचे चली जाएगी तो फिर उत्पादन कैसे होगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसी की वजह से जो शेल्टर बेल्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ज्योग्राफी से ही बना। ये सब क्लास 8 की ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे, क्लास 6 की ज्योग्राफी में ये नहीं देखने को मिलेंगे। अगर आप क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि हाँ ये सारी चीज़ें उसमें दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो।
हालांकि क्लास 6-7 से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको क्लास 8 से ही देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे हैं कि वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। हमारे पास क्या है ऑप्शंस, पहला है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, यानी कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा नवीकरणीय और अनवीकरणीय, बहुत इसमें लोग कंफ्यूज होंगे, मतलब रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। थोड़ा मुझे कमेंट करके कुछ रीन्यूएबल सोर्स, जो रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उन्हें बताइएगा कौन से हैं, और जो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं उन्हें भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तीसरा है जैव संसाधन और अजैव संसाधन, और चौथा है सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन। अर्थात कुछ होते हैं कि ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी एक ही स्पेसिफिक जगह पे पाए जाते हैं, हर जगह उनकी उपलब्धता आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वही होता है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तो ये क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक और स्थानिक, यानी कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा, वहीं कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एरिया में ही देखने को मिलते हैं, हर जगह उनकी उपलब्धता नहीं होती है। तो वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 2 टाइप्स में किया जाता है, ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी व्याख्या देख लें तो ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो देखिए हमने लिख के दे दिया है कि अगर हम वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें तो क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, ठीक है। तो जो संसाधन है उनको उनके डिस्ट्रीब्यूशन या उपलब्धता के आधार पर टोटल 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला तो यही है सर्वव्यापक संसाधन, और ये वैसे संसाधन होते हैं जो कि हर जगह पाए जाएंगे, जैसे हवा। आप देखिए हवा हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, आप इन्हें किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं देखेंगे कि पता चला हमारे उत्तर प्रदेश की हवा है उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तर प्रदेश का जो सूर्य है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, एक ही सूर्य आप देखिए पूरे वर्ल्ड में है, तो वही चीज़ है। अब देखिए स्थानिक संसाधन यानी लोकलाइज जो रिसोर्सेज होते हैं वे कैसे संसाधन हैं, तो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कॉपर माइंस हो गया। जैसे आप देखिए हमारे भारत देश के भीतर जो पन्ना है वहाँ से हीरा मिलता है, और आपको हर जगह हीरा देखने को नहीं मिलेगा। अपना जो बिहार है उसको देखिए, वो तो मिनरल्स के मायने में बहुत ही बेचारा गरीब है। अपना यूपी का भी कंडीशन वैसे ही है लगभग, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा संसाधन जो मिनरल्स है वो नहीं पाए जाते। वहीं अगर कर्नाटका वाले रीजन में चले जाइए तो वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बहुत सारे संसाधन वहाँ खनिज मिल जाएंगे। वहीं अगर आप राजस्थान, सॉरी फॉर दैट, जो छोटा नागपुर का पठार साइड है, गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड नहीं कहेंगे, छोटा नागपुर के पठार साइड आप जाइए तो उधर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा जो है क्या मिल जाता है, कोयला वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ें ना कि ये सारी ना स्थानिक चीज़ें हैं, किसी स्थान स्पेसिफिक स्थान पे ही पाई जाएंगी। वहीं अगर हवा पानी और सूर्य की बात करें तो ये हर जगह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। अगर हम कुछ अन्य वर्गीकरण भी देख लें जैसे कि हमारे विकल्प में दिया गया है तो आपको और चीज़ें समझ आएगी। अब देखिए अगर विकास के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाए संसाधनों का तो वो कैसे होंगे, तो विकास के आधार पर, विकास के स्तर पर देखिए तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन हो जाएंगे। वहीं अगर हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो संसाधन हैं उनकी बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे जो कि समाप्त हो जाएंगे, और एक दूसरा होता है जो समाप्त नहीं होंगे यानी असमाप्य। वहीं अगर हम जैव संसाधन और अजैव संसाधन की बात करें तो ये उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण होता है, ठीक है। तो जैव और अजैव ये उत्पत्ति के आधार पर है। समाप्यता या जो समाप्यता है उसके आधार पर अगर आपसे कोई पूछे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर आपसे कहीं कहें कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तो वास्तविक और संभाव्य संसाधन, अर्थात सबके 2-2 ही रूप होते हैं। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि पूछ किसके आधार पर रहा है। अगर विकास के आधार पर पूछेगा तो वास्तविक और संभाव्य, अगर आपसे समाप्यता के आधार पर पूछेगा यानी कि कौन समाप्त हो जाएंगे या फिर नहीं समाप्त होंगे तो कौन होगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। वहीं उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जैव और अजैव संसाधन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन PDF को जरूर एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी ना जैसे आप अचानक से किसी नए व्यक्ति से कोई चीज़ पढ़ना स्टार्ट करें तो
पहली बार में ना चीज़ें कम समझ आती हैं, लेकिन आप धीरे धीरे जब रेगुलरिटी के साथ उसे एक व्यक्ति के साथ कनेक्ट रहेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती। क्यों? क्योंकि पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का जो तरीका है ना वो समझ आने लगता है। एक बार में तो मैं मान के चल रही हूँ कि मे बी आपको लग रहा होगा कि अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन आप हमारे साथ रहिए, फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको समझ आ रहा है कहाँ से होगा? तो ये क्वेश्चन ना पॉलिटी से बनता है, ठीक है। कहाँ से बनता है? पॉलिटी। पॉलिटी में एक टॉपिक है विविधता, पहला ही टॉपिक है क्लास 6 का। मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों कंप्लीट अपने इसी चैनल पे करवाई हुई है, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। एक ओवरव्यू के लिए 5-5, 6-6 घंटे में एक एक पूरा का पूरा क्लास ही समाप्त कर दे। जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 या 7 घंटे की है, ऐसे ही क्लास 7 वाली भी है 6-7 घंटे की, पूरे सारे चैप्टर्स हैं। और उसके बाद अभी पॉलिटी वाला भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। क्लास 8 का जो हिस्ट्री है उसको भी हम बना रहे हैं, मतलब वीडियोस तो पहले से ही पब्लिक हैं, लेकिन उनको कंपाइल करके देने के बारे में अभी हम सोच रहे हैं, तो वो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ डाइवर्स सोसाइटी इज करेक्ट। हमारे पास ऑप्शंस क्या है कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं, तो विविधता का मतलब तो लगभग यही होता है। दूसरा, जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हैं। तीसरा, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं मिलती हैं। तो अगर समानता है तो समझ लीजिए कि विविधता की बात नहीं हो रही, समानता विविधता का मतलब द्योतक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर चौथा क्या है, जिसमें भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। नहीं, समानता अगर पाई जा रही है तो फिर समझ लीजिए कि वो जो सोसाइटी है ना वो डाइवर्स सोसाइटी नहीं है। डाइवर्स सोसाइटी का मतलब ही है कि लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से, अपने खान पीन के हिसाब से अलग अलग हो। जैसे हमारा भारत देश देखिए, इसको क्यों कहा जाता है कि डाइवर्सिटी, मतलब कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता। हम लोग यूनिटी में है, एक है, लेकिन हमारे भीतर आप देखें तो तरह तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे हम लोग अपने धर्म के हिसाब से अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। हम लोगों की भाषा अलग है, हम लोगों की बोली अलग है। उत्तर भारत वाले देखिए तरह तरह की बोलियां बोलते हैं, दक्षिण भारत वाले हिंदी वालों को तो खा जाना चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन है ऐसी। हमारा खान पीन अलग है, उत्तर भारत वाले अगर दही जलेबी पसंद कर रहे हैं तो गुजरात वगैरह के में जो है लोग देखिए ढोकला पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर आप दक्षिण भारत में चले जाएं, तमिलनाडु, वहाँ इडली पसंद किया जा रहा है। तो इस तरह से आप देखिए, कपड़े भी आप देख लीजिए, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, कोई सूट पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो देश है वो कितना डाइवर्स है। तो वही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि विविध समाज के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है, विविधता क्या है एग्जैक्टली। अगर आपको ये पता है तो फिर आप समझ लीजिए कि लगता है कुछ गलत हो गया क्या, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा, एक बार ऑप्शन हमें फिर से रीचेक करने दीजिएगा, क्योंकि 4 और 1 में कुछ लगता है कंफ्यूज हुए हैं हम। देखते हैं, कह रहे हैं कि वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हैं। और वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो कह रहे हैं जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हैं। तो भाषा, संस्कृति, धर्म में विभिन्नता पाई जाती हो और समानता पाई जाती हो। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है ना, मैं पहले ना सोच रही थी कि पहला वाला होगा, लेकिन इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, ठीक है। तो एक ऐसा समाज जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं तथा समानताएं पाई जाती हों, उन्हें हम कहते हैं विविध समाज, यानी डाइवर्स सोसाइटी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, भाषा के रूप में संस्कृति और धर्म में विभिन्नता होगी। जैसे हम लोग अभी हमने बताया कि धर्म हम लोगों का अलग है, भाषा अलग है और संस्कृति भी अलग है, लेकिन उसके बाद भी देखो समानता पाई जाती है। मैंने बताया ना कि हमारा जो भारत है वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यद्यपि हमारा धर्म अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, बावजूद इसके हम लोग समान हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है, ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा पहला वाला। तो बस जैसे हम कंफ्यूज हो गए वैसे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, स्पेशली एग्जाम में तो इस तरह का जो कन्फ्यूज़न है वो बहुत तेज़ी से होता है कि देखिए सब कुछ एक जैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मात्र
आ लगा करके और आना लगा करके ये क्वेश्चन रॉन्ग कराने की पूरी संभावना रहती है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो भी गलतियां होनी है यहीं पे हो जाए, एग्जाम में ना हो गलतियां तो ठीक रहेगा, ठीक है। और एक बात और जाने रहिएगा, जो भी हम आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की से है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से जाके आसमान से टपका रही हूँ, नहीं, ऑफिशियल आंसर की में जो उत्तर दिया गया है वही सही उत्तर है और वही उत्तर माना भी जाएगा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी हाथ पैर पटक लीजिए, अगर आपने ऑफिशियल आंसर की से इतर उत्तर लगाया हुआ है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। पहले मुझे लग रहा था कि ए वाला होगा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से, हाँ, अब जो होना था ए वाले क्वेश्चन में हो गया। आगे के क्वेश्चंस में थोड़ा मतलब केयरफुल रहेंगे हम भी और आप भी। चलिए इसका जो व्याख्या है वो हम लोग देख लेते हैं, और व्याख्या चूँकि हमने नीचे लगा के रखा हुआ है थोड़ा इस वजह से टाइम में भी लग जाता है। तो देखिए विविध समाज की जो परिभाषा है इसमें क्या शामिल होगा, तो इसमें भाषा, संस्कृति, धर्म, इन सब में विभिन्नताएं और समानताएं मिलती हैं। अब देखिए डाइवर्स सोसाइटी का अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसा समाज जहां अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, जैसे अपना भारत। और विविधता की बात क्या होती है, विविधता अर्थात विभिन्नता, इसका सीधा मतलब होता है अंतर होना। जब हम सामाजिक संदर्भ में बात करते हैं तो ये अंतर भाषा के रूप में भी हो सकता है, धर्म के रूप में भी हो सकता है और संस्कृति के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए किसी भी विविध समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिल ही जाएंगी, ठीक है। जैसा अपना भारत देश है, इतना डाइवर्स सोसाइटी, इतना मतलब विविध समाज आपको शायद ही अन्यत्र कहीं देखने को मिल पाए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 56 वाला। ये क्वेश्चन भी पॉलिटी से ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन क्लास 6 की पॉलिटी से है, ठीक है। कहाँ से है, पॉलिटी से पूछा गया है, क्लास 6 की पॉलिटी। इसको ज़रूर देखिएगा। क्लास 6, 7, 8 हमने पॉलिटी सब किया करवाया हुआ है, उसको एक बार ज़रूर देखिए। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो ये जो जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा होता है जिसको हम लोग स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स होते हैं ये क्या होते हैं एग्जैक्टली, जैसे कहा जाता है ना कि लड़कियां कपड़ा धोती हैं लड़कियां खाना बनाने में अच्छी होती हैं, लड़कियां डांस करने में अच्छी होती हैं, लड़कियों का हृदय कोमल होता है, लड़कियों की बोली मीठी होती है। आपने इस तरह के जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है वो सुने होंगे कि लड़कियां ये करती हैं, लड़कियों के लिए ये काम है, लड़कियों के लिए वो काम है, जो पुरुष हैं वो बाहर के काम देखें, लड़कियां घर के काम देखें, पुरुष खाना नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए। तो ये सब जो है ना ये बहुत पुराने टाइम से जो धारणाएं चली आ रही हैं, एक जेंडर स्पेसिफिक चीज़ कि हाँ ये जो फला काम है ये केवल लड़कियों के लिए है, फला जो काम है वो केवल लड़कों के लिए है, यही है एग्जैक्टली जेंडर स्टीरियोटाइप्स। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना इसमें आपसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि कौन सा वो स्टेटमेंट है जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है, अर्थात उससे इतर है, उससे अलग है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, कह रहे हैं महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। अब आप समझ ही रहे हैं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। क्या पुरुष भावुक नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, चोट लगेगी तो दर्द सबको होगा, दर्द होगा तो आंसू सबके निकलेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी सोसाइटी कहती है मर्द को दर्द नहीं होता, बहुत दर्द होता है, पहले उसको मिले तो बस उससे पूछने वाला कोई नहीं होता ना, इस वजह से बेचारा दबा के रह जाता है। आगे देखें तो ये तो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरा देखिए महिलाएं फैशन परास्त होती हैं, वीमेन आर फैशन कॉन्शियस। तो हाँ ये भी एकदम जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो जाएगा। हालांकि आजकल आप देखिए कि जो मेन हैं वो भी फैशन वाले हो गए हैं, उनके पास भी आजकल तरह तरह की जो डाइवर्सिटी है वो आ रही है। लेकिन महिलाओं के लिए तो आप कपड़ों को ही लेकर के देख लिए, 1000 तरह के उनके डिज़ाइंस हैं कपड़ों को, लेकिन पुरुषों में अभी भी थोड़ा सा समस्या है। तीसरा, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये अपने आप में गलत है, ठीक है। अपने आप में गलत क्यों है, क्योंकि मतलब ये स्टीरियोटाइप्स जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स उसको चुनौती दे रहा है। उत्तर यही होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत तरह के मीम्स लोग बनाते हैं। अगर कोई लड़की जा रही है स्कूटी से गिर गई तो लोग मीम्स बनाते हैं कि गलती स्कूटी की ही रही होगी। अगर रोड पे कोई महिला गाड़ी लेके चल रही है तो फिर लोग इस तरह के मीम्स बनाते हैं कि रोड छोड़ दो वरना तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तो ये क्या है, ये एक तरह का जो है जो स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं, ये कथन में भी अपने में सही हो, लेकिन ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है, ठीक है। उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि तीसरा विकल्प एकदम सही है। तो ध्यान रखिएगा जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है,
वही हैं जो लोग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि लड़कियों के लिए ये काम है, लड़कों के लिए वो काम है। ठीक है, तो लड़कियां पढ़ाई लिखाई ना करें, घर का झाड़ू पोछा करें, लड़के जाकर के विदेश में पढ़ के आए। ये क्या है? ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। लड़का जो है कमा करके लाएगा, लड़की केवल बोझ रहेगी। ये क्या है? ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप्स है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमने लड़कों की तरह क्या लड़कियों को इतना जो है मतलब मौका दिया या नहीं। नहीं, मौका नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स हमेशा से माइंड में भरा हुआ है। खैर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और इसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो व्याख्या ही हम लोग देखेंगे। देखिए, जो महिलाएं हैं वो जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं। ये क्या है? ये लिंग रूढ़िबद्ध धारणा यानी जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे रहा है। ये किसी लिंग जैसे स्त्री या पुरुष के बारे में एक ऐसी सामान्य और अपरिवर्तनीय सोच है कि उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए या उनमें कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो जो भी स्टेटमेंट्स इससे अलग हो वो समझ लीजिए कि उनको चुनौती देगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो क्या है, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कम से कम 1-2 दिन आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, तभी आपको चीज़ें समझ ज़्यादा अच्छे से आने लगेंगी। अब हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है हम भी यूट्यूब पे ही बहुत सारी चीज़ें देख देख करके ही सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान से सीखे। हम जैसे गरीब लोग यूट्यूब उसके लिए ना मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है। यूट्यूब जब से आया है ज़िंदगी संवर गई है, ये कह सकते हैं पढ़ाई के मामले में। तो यहीं से हम लोगों ने भी सीखा है। तो जैसे जो टीचर्स पहली बार दिखते थे, एक आध थोड़ी देर देखे, फिर उसके बाद कहते थे हटाओ ये नहीं पसंद है। धीरे धीरे जैसे उन्हीं के साथ जुड़ते जुड़ते फेवरेट टीचर हो गए वो। तो इस वजह से कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ना चीज़ें ऐसी लगती हैं कि नहीं ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप 1-2-3 क्लास देखोगे ना, रिदम जब बनने लगाएगा तब फिर आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 है वो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य डिमांड है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना क्लास 8 की जो हमारी एनसीईआरटी पॉलिटी है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए मताधिकार, दूसरा महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, तीसरा है धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, और चौथा है श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। जो क्वेश्चन नंबर 57 है वो देखिए, जब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को यानी कि कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप है उसको चूज किया जा रहा होगा तो एक बार समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे अगर नारी मताधिकार आंदोलन है तो क्या केवल और केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को या केवल शिक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए मताधिकार का आंदोलन चलेगा? नहीं ना। जब भी किसी एक सोसाइटी में उस सोसाइटी के लोग जो है वो आंदोलन वगैरह करते हैं तो पूरी सोसाइटी को लेकर के चलते हैं। तब आप समझिए कि जो महिला है वो महिलाओं की एक अलग सोसाइटी है। जब भी महिलाएं किसी चीज़ के लिए डिमांड करेंगी ना तो वो इस तरह की डिमांड नहीं रखेंगी कि जो है जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है, केवल अमीर वर्ग की महिलाओं को दिया जाए। तो इस तरह से आंदोलन नहीं होते हैं। तो ये देखिए, जैसे हमारे पास ऑप्शन जो सी है तीसरा वाला, कह रहे हैं कि धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो केवल धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार की डिमांड क्यों की जाएगी? इसके लिए कोई आंदोलन क्यों करेगा? और केवल धनी महिलाएं ही जो है अगर आएंगी तो आंदोलन भी तो उतना जो है प्रभावशाली नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम थोड़ा दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट पता हो। और देखिए वहीं देखिए जो 4 है कि श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार। जब बात यहाँ मताधिकार की हो रही है तो नौकरशाही ये तो वैसे ही अपने आप में गलत है। उत्तर जो है ना ये हो जाएगा महिलाओं के लिए मताधिकार। ठीक है, तो महिलाएं किसी भी वर्ग की हों सबके लिए मताधिकार की जो बात है वो नारी मताधिकार आंदोलन में ये मुख्य डिमांड थी। ऑप्शन जो है वो ए ठीक हो जाएगा, राइट टू वोट फॉर वुमेन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द मेन डिमांड ऑफ द सफ्रेगेट्स, तो क्या हो जाएगा, राइट टू वोट फॉर विमेन। ठीक, चलिए हम लोग इसका जो व्याख्या, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं जो व्याख्या में देखने लायक हो, लेकिन फिर भी हम लोग जरूर देख लेंगे क्योंकि हमने परिश्रम करके बनाया हुआ है। तो देखिए महिलाओं के लिए जो मताधिकार है इसकी अगर हम व्याख्या की बात करें तो नारी मताधिकार आंदोलन, पहले तो यही जानिए कि इसको अन्य कौन से नाम से जाना जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जिसे सफ्रेजेट आंदोलन कहा जाता है। हो सकता है ना यही वाला क्वेश्चन बन जाए कि ये जो है किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि नारी मताधिकार आंदोलन को ही क्या कहते हैं, सफ्रेजेट आंदोलन कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को मत का अधिकार दिलाना, अर्थात राइट टू वोट। पहले क्या होता था ना कि महिलाओं को वोट देने की इजाज़त नहीं थी,
जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ थे उस टाइम पे तो बहुत स्पेसिफिक लोगों को ही वोट वगैरह देने का अधिकार था। इवन आज जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार पद्धति चलती है वो था ही नहीं। वो तो जब भारत देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान बन करके लागू हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार पद्धति आई। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वयस्क मताधिकार पद्धति क्या है। तो आप देखिए, जो वयस्क मताधिकार है इसमें क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति वयस्क हो गया हो, वयस्क अर्थात अगर वो 18+ हो गया हो, अर्थात उसकी उम्र 18 साल से अधिक हो गई हो, तो फिर वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे यूपी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, इवन चाहे अंडमान निकोबार का ही क्यों ना हो, लेकिन वो वोट देने के योग्य है। अर्थात वो किस वंश से है, वो कौन सा धर्म फॉलो करता है, उसका जेंडर क्या है, उस वो मतलब कि कौन सी जगह से बिलोंग करता है, इन सब से नहीं मतलब है, बस वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 नहीं, सॉरी, जो हमारा भाग 2 है, जो हमारे संविधान का भाग 2 है, संविधान का भाग 2, इसमें ना नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसमें आर्टिकल आपको 5 से लेकर के 11 तक देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए अगर व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो भारत का नागरिक होने के साथ साथ 18 साल की उम्र भी क्रॉस कर चुका है, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो वोट देने के योग्य है। ठीक है, और हाँ, निर्वाचन नामावली में उसका नाम होना चाहिए, ऐसे ही मुंह उठा करके नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, निर्वाचक नामावली में नाम भी होना चाहिए। तो ये जो पद्धति आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? ये है वयस्क मताधिकार पद्धति। आप समझिए कि भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने अपने आज़ादी के साथ ही वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया। अन्य देशों में हिम्मत नहीं थी कि वो लोग वयस्क मताधिकार पद्धति को अपना सकें। बहुत बाद में लोग फिर प्रेरित हुए। आप देखिए ना, महिला आंदोलन, मतलब आंदोलनकारियों ने आंदोलन किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यह आंदोलन इस धारणा को चुनौती देने के लिए स्टार्ट हुआ था कि महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं और राजनीतिक जो है ना वो पुरुषों का कार्य क्षेत्र थी। क्या है? राजनीति पुरुषों का कार्य क्षेत्र है। ये अपने आप में क्या है? ये है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लिंग रूढ़िबद्ध धारणा। तो इन्हीं सब चीज़ों को चुनौती देने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया। आज अगर महिलाओं के पास कुछ है, महिलाओं को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको पुरुषों ने उपहार दिया है, उपहार नहीं दिया है। बहुत स्ट्रगल के बाद चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। तो अगर हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए स्ट्रगल किया है, तो हम महिलाओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके उस स्ट्रगल को पानी में ना बहाएं। ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रहे हैं, कपड़े उतार के जो है पैसा कमा रहे हैं, ये सब काम ना करें। और भी बहुत क्षेत्र हैं, वहाँ जा कर के आप एक अच्छा नाम कमा सकती हैं, अच्छा उस फील्ड में कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं, इस रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देते हुए महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और फाइनली राइट टू वोट मिला भी। आज देखिए ना, हम लोग, आप लोगों में से मेरे ख्याल से जो भी फीमेल्स देख रही होंगी वो सब की सब वोट ज़रूर देती होंगी, क्योंकि 21 के ऊपर ही होंगी। 21, 22, 23, 24, मैंने देखा है लोग 25 के ऊपर जो हैं वही हमारी क्लासेस में ज़्यादा आते हैं। आगे देखिए, आंदोलनकारियों ने इस तरह का तर्क दिया कि महिलाएं भी नागरिकता के विशेषाधिकार का दावा कर सकती हैं और उनका व्यक्तित्व पुरुषों की तरह ही मौलिक है। इवन आपको पता है, पहले तो महिलाओं को नागरिक ही नहीं माना जाता था, मतलब उनका कोई वजूद ही नहीं था, उन्हें तो वस्तुओं की जैसा ट्रीट किया जाता था कि महिलाएं नागरिक हैं ही नहीं। तो जब कोई व्यक्ति नागरिक ही नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है उसे राइट टू वोट नहीं मिल पाएगा। तो स्ट्रगल कितना बड़ा है। पहले तो खुद को नागरिक साबित करवाओ, नागरिक साबित करवाने के बाद इस मतलब कि धारणा से बाहर निकलवाओ कि हम लोग पुरुषों पर निर्भर हैं। उसके बाद जब आप पुरुषों पर निर्भरता जो है ऐसी ही बात है, इसको समाप्त कर लेंगे, तब आपको राइट टू वोट मिलेगा। ठीक है, तो बहुत लंबा संघर्ष रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए। आगे देखिए, लंबे संघर्ष के बाद, जिनमें रैलियां, भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी शामिल थे, दुनिया भर में महिलाओं को क्या मिला? राइट टू वोट मिला। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने इस राइट टू वोट को अंधभक्ति में, देशभक्ति में नहीं, अंधभक्ति में बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर जात पात में बर्बाद कर रहे हैं कि फलाने अगर जाति का कोई व्यक्ति है तो वोट उसी को देना है, फिर चाहे वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, भले ही वो अपराधी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनी जात का है तो हम लोग यही करते हैं कि वोट देते हैं। तो ऐसा मत करिए। ठीक है, अपने मत का बहुत सही से उपयोग करिए। खैर चलिए, यहाँ पे भाषण नहीं देना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। और जो हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है?
यहाँ हमसे पूछ रहे हैं, ये हमारा हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट का है मैं आपको बताते चल रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का है, ताकि आपको चीज़ें समझ आती चले ना कि हाँ हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट देख चुके हैं। आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, 1-2 क्वेश्चन इकोनॉमी से देखने को मिल जाते हैं, और जो 20 क्वेश्चन हैं वो तो आपको फिर सोशल साइंस का जो पैडागॉजी है उससे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है, प्राचीन इतिहास। कह रहे हैं जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जातकाज इज करेक्ट, ठीक। चलिए देखते हैं। अब पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि जातक है क्या। तो ये जो जातक है ना, ये भगवान बुद्ध से यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथा है ना, वो आपको इन जातक कथाओं में देखने को मिलता है। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आप ज़रूर हमारी वीडियो को देखिए एक बार। तो देखिए, कह रही है इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। दूसरा क्या है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं के द्वारा लिखा गया और संकलन किया गया। अगर ये चीज़ें जो हैं भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, तो जैन धर्म वाले क्यों लिखेंगे? अपने आप में ये विरोधाभास है, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। वहीं अगर हम लोग तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। चौथा है, इनकी रचना जैन साधुओं, जैन की बात आ जाए तो वैसे ही हटा दीजिए। कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन ही बचे हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो जानिए कि जो जातक है ना, जातक कथाएं, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई, ठीक है। अब होता है ना, आप देखें ना, बहुत सारी कहानियां ऐसी होंगी जो मतलब अनुश्रुतियों पे होती हैं, लोग ऐसे कहते रहते हैं, आपके पापा, चाचा, दादा, आपके बाबा लोग बहुत सारी कहानियों को बताते होंगे, तो वो क्या है, वो वही कहानियां हैं जो लोगों के द्वारा कही गई। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के बारे में भी, मतलब कि भगवान बुद्ध अपने पिछले जन्म में ऐसे थे, एक उनका ऐसे जन्म हुआ, ऐसे जन्म हुआ, तो इस तरह की बातें लोग आपस में पहले किए, उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने उन कहानियों को संकलित किया, ठीक है। तो वही है जातक कथाएं, जिन्हें जन सामान्य के द्वारा बोला गया, जन सामान्य के द्वारा वो कहानियां बताई गई, उन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने संग्रहित किया, संकलित किया। तो ये क्या है, ये है जातक कथाएं। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में एक बंदर जो है राजा की कहानी दी गई है। चलिए, अगर हम लोग इसकी व्याख्या की बात करें तो आपको व्याख्या में देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहुँचते हैं हम सब 58 नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखिए, जातक कथाएं, इनकी रचना सामान्य लोगों के द्वारा की गई है, जिन्हें बौद्ध साधुओं के द्वारा या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा संकलित किया गया है। जो जातक कथाएं हैं, ये बौद्ध धर्म के त्रिपिटक ग्रंथ के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, कि जो जातक कथाएं हैं वो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, आपको इसी त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म का, तो इसमें क्या आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो आप देखिए, इसी त्रिपिटक के सुत्त पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का हिस्सा है क्या, हमारी जातक कथाएं। जातक का अर्थ क्या है, जन्म से रिलेटेड, और ये कहानियां भगवान बुद्ध के पहले जन्म यानी कि पूर्व जन्मों से रिलेटेड हैं, जब वे बोधिसत्व यानी बुद्धत्व के लिए प्रयास करने वाले के रूप में विभिन्न योनियों में थे। बुद्धत्व क्या है, बोधिसत्व क्या है, ये सब हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। अभी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को, यहाँ लिंक हम उसका दे देंगे। और इन कथाओं का उद्देश्य क्या था, तो ये कथाएं जो है ये मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने के लिए बनाई गई थी। कहानियों की जो रचना है ना, एग्जैक्टली इसी लेके जाती है कि उनसे प्रेरित होकर के आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। आगे देखिए, ये कथाएं मूलतः जनसामान्य की लोक कथाओं, उपाख्यानों और मौखिक परंपराओं से ली गई थी, जिन्हें बुद्ध अपने उपदेशों को समझाने के लिए यूज़ किया करते थे, और इनकी रचना सामान्य लोगों से जुड़ी हुई मानी जाती है। और इन बाद में फिर जो है इसका संकलन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा किया गया। किस लैंग्वेज में किया गया, ये जरूर याद रखिएगा, पाली लैंग्वेज में किया गया, ठीक है। और संकलन लगभग कब हुआ था, तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, ठीक। 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पाली लैंग्वेज में जातक कथाओं का संकलन क्या जैन साधुओं के द्वारा, बिल्कुल नहीं, बौद्ध साधुओं के द्वारा किया गया था। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 58। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे पहुंचते हैं, और हमारा जो 59 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछ रहे हैं आपसे। फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन क्लास 7 की हिस्ट्री से बना हुआ है, क्योंकि क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसमें आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलता है, और उसी में आपको ये जो मुगल हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, क्या पूछ रहे हैं आपसे,
ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि चलो आप बताओ आईने अकबरी के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आईने अकबरी समझ आ रहा है कि कोई ना कोई पुस्तक है, कोई ना कोई ग्रंथ है, और इसके बारे में बताना है कौन सा सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में से एक है, ठीक है। दूसरा, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। तीसरा, ये मिर्ज़ा हाकिम के द्वारा लिखी गई जो कि अकबर के दरबारियों में से एक था। बहुत गलत बात है, मिर्ज़ा हाकिम ने नहीं लिखा। और ये मिर्ज़ा हाकिम दरअसल ना अकबर के भाई थे। कैसे भाई थे? तो पहले आपको बताया ना, मुसलमानों में तो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, हालांकि अब अफोर्ड नहीं कर सकते, कि एक साथ 2-2, 3-3, 4-4 शादियां कर लेते थे। पहले राजा महाराजा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो 100-100, 200 शादियां कर लिया करते थे। तो ऐसे ही एक पिता से उत्पन्न 2-3 माताओं से उत्पन्न हुए जो संतानें हैं, उस तरह के भाई, मतलब जो स्टेप ब्रदर हैं। कुल मिलाकर एक छोटी सी बात जानिए कि स्टेप ब्रदर थे, ठीक। तो ये जो मिर्ज़ा हाकिम है, ये कौन थे? तो ये अकबर के स्टेप ब्रदर थे। तो ये तो उत्तर नहीं होगा। कह रहे हैं कि ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो बताइए आईने अकबरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो स्टेटमेंट सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, कि ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न जो सांख्यिकीय विवरण है वो प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर हम लोग इसका जो मतलब की व्याख्या है वो देखें तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आएंगी। तो आप देखिए, जो आईने अकबरी है, ये जो अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में सघन सांख्यिकी जो विवरण है वो प्रस्तुत करता है। और अकबर कौन था? तो हुमायूं का पुत्र, ठीक है, हुमायूं के पुत्र थे अकबर। इनको अकबर महान भी कहा जाता है। आगे देखिए, अगर हम आईने अकबरी की बात करें तो मुगल सम्राट जो अकबर थे, उनके वजीर नाम क्या था उनका? अबुल फजल। और वहाँ क्या दिया हुआ था? वहाँ दिया हुआ था अबू माली दिया था क्या? नहीं ना, अबू माली नहीं दिया था, मिर्ज़ा हाकिम दिया था। खैर, तो आप देखिए, अकबर के वजीर थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था? उनका नाम था अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है आईने अकबरी। और ये अबुल फजल का एक विशाल इतिहास ग्रंथ था जिसका नाम था अकबरनामा, जो कि मतलब 3 जिल्दों में यानी 3 पार्ट्स में आया है। और उसी का तीसरा जिल्द यानी अंतिम जो भाग है वो माना जाता है, ठीक है। तो अकबरनामा एक मोटा सा ग्रंथ है, या ये कहें कि अकबरनामा, उसको 3 पार्ट्स में अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो तीसरा पार्ट है, तीसरा जो जिल्द है, पार्ट मतलब जिल्द, ठीक है, और वो जिल्द जो है वो तीसरा क्या कहलाता है? आईने अकबरी कहलाता है। और इसमें किस चीज़ की बात की गई है? तो इसमें अकबर के मतलब कि उनके प्रशासन वगैरह के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जैसे कि उनका जो प्रशासन है वो कैसा था, उनकी राजस्व प्रणाली कैसे थे, नहीं जैसे टैक्स वगैरह वो किस तरह से लिया करते थे, अर्थव्यवस्था तथा रीति रिवाज, इन सब का बहुत डिटेल में जो एनालिसिस है वो आपको आईने अकबरी में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या था? यह एक प्रकार का प्रशासनिक मैनुअल और गजेटियर था, ठीक है। मैं तो सोचती हूँ कि वीडियोस बहुत छोटी रखूँ, लेकिन फिर भी मेरी वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाती है। खैर, आज के लिए मतलब बस 60 क्वेश्चन तक देख लेते हैं, या मैंने तो सोचा था 65 तक देखें। चलिए 60 तक देख के ही बंद करेंगे, क्योंकि 40 मिनट से भी ज़्यादा की क्लास हो गई है। डिटेल में बताने में यही होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा नवीन इतिहास नहीं कहते, आधुनिक इतिहास कहते हैं, और जो कि क्लास 8 में देखने को मिलता है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, गुरुमुखी में कौन संकलित किए थे? ऑप्शन देखिए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, या फिर गुरु तेग बहादुर। तो आप देखिए, इसका जो क्वेश्चन है ना, ऑफिशियल आंसर की में थोड़ा गलत दिया हुआ गया था। उन्होंने ना इसको गुरु अंगद लिखा हुआ था एग्जैक्टली, लेकिन इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा गुरु अर्जुन। ये अर्जुन है, ठीक है, गुरु अर्जुन, अर्जुन नहीं है, गुरु अर्जुन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो भी विकल्प दिए हुए हैं उसमें जो गुरु अर्जुन थे, इन्होंने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक। ऑप्शन 3 जो है वो एकदम सही है। अगर हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लें तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसको देखिए कि ये जो सिखों के 5वें गुरु थे, जिनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो सिखों के 5वें गुरु थे, इनका एक और नाम था लाहना। क्या नाम था? लाहना। ये क्वेश्चन बन जाता है। और इन्होंने ना आदि ग्रंथ का संकलन किया था। इस पवित्र ग्रंथ में उन्होंने बाबा गुरु नानक देव की, जो कि पहले गुरु थे सिखों के, उनके साथ साथ आने वाले जो अगले गुरु हैं, गुरु मतलब आने वाले का मतलब जो और गुरु थे, गुरु अंगद हो गए, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, इन रचनाओं को भी गुरुमुखी में संकलित किया, ठीक है। आगे देखिए,
उन्होंने इस संकलन में संतों जैसे कबीर दास, रविदास, नामदेव इनकी वाणियों के साथ साथ अपनी स्वयं की कृतियों को भी शामिल किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कौन से जो अन्य गुरु हैं उनको शामिल किया गया, तो जैसे कबीर दास, रविदास और नामदेव। वहीं अगर हम आगे देखें तो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी जो कि सिखों के 10वें गुरु हुए, इन्होंने आदि ग्रंथ में गुरु तेग बहादुर जी जो कि 9वें गुरु थे, इनकी वाणियों को जोड़ करके गुरु ग्रंथ साहब का रूप दे दिया और यही जो है सिखों के शाश्वत गुरु माने जाते हैं। अब मतलब कि अन्य कोई गुरु नहीं होंगे, यही गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में पूजा जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बहुत तो नहीं होते हैं, लेकिन हाँ क्या कर सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 45 मिनट्स हो गए हैं इतनी देर में। तो चलिए 60 नंबर तक के क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और हमारा जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है उसके साथ जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले दिन दोपहर 2:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।